नमस्कार, स्वागत है आपका इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल के सुबह के समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरों से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वंदे भारत मिशन का चौथा चरण शुरू। भारतीयों की घर वापसी के लिए होगा 500 से अधिक उड़ानों का संचालन। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का चौथा चरण शुरू हो गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत चौथे चरण में हम 500 से अधिक उड़ानों का संचालन करेंगे। इसमें एयर इंडिया और निजी विमान कंपनियां दोनों शामिल हैं। वंदे भारत मिशन के जरिए अब तक 4.75 लाख से अधिक लोगों को वतन वापस लाया जा चुका है। अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि 1 जुलाई तक वतन वापसी के इच्छुक कुल 5,83,109 भारतीयों ने विदेश में हमारे दूतावासों में पंजीकरण कराया था। इनमें से इस अभियान के तहत 4,75,000 से अधिक लोगों की वापसी हो चुकी है। उन्होंने साथ ही कहा कि संख्या में से करीब 90,000 भारतीयों को जमीनी सीमा आवर्जन जांच चौकियों के जरिए नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से वापस लाया गया है। श्रीवास्तव ने कहा कि अभियान के चौथे चरण में संचालित होने वाली उड़ानों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे लगातार अपडेट किया जा रहा है। कोरोना मरीजों को दी जाने वाली दवा रेमडेसिविर की खुराक में बदलाव। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया संशोधित प्रोटोकॉल। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल कोरोना वायरस के मरीजों को दी जाने वाली एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर की खुराक में बदलाव किया है। इसकी खुराक को बीमारी के मध्यम चरण में पहले 6 दिन के बजाय घटाकर 5 दिन किया गया है। मंत्रालय ने इस संबंध में एक क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल फॉर कोविड-19 जारी किया है। देश में फिलहाल इस दवा के अलावा हाल ही में तैयार की गई फेविपिराविर का इस्तेमाल हल्के लक्षण वाले केसों में किया जा रहा है। नए नियम के मुताबिक इंजेक्शन के रूप में दी जाने वाली इस दवा की पहले दिन की खुराक 200 मिलीग्राम और बाद में रोजाना 4 दिन तक 100 मिलीग्राम की खुराक दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 13 जून को सीमित इस्तेमाल के तहत आपातकालीन स्थिति में रेमडेसिविर के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी। हालांकि ये दवा किडनी, लीवर की बीमारियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली महिला और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए। वहीं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में मंत्रालय ने सलाह दी है कि इस दवा का उपयोग बीमारी के शुरुआती इलाजों में हो। गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को ये ना दी जाए। मुंबई में आज भी हो सकती है जोरदार बारिश। समुद्र में उठ सकती है ऊंची लहरें। रेड अलर्ट हुआ जारी। कोरोना वायरस के बीच मुंबई बारिश से भी बेहाल है। मौसम विभाग ने आज बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश के साथ साथ हाई टाइड को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है, जिसके तहत समुद्र में 4.57 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती है। ऐसे में मुंबई पर ये दोहरी मार है। मुंबई के साथ साथ रायगढ़, ठाणे, नासिक और पालघर में भी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज का दिन मुंबई के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अगले 24 घंटे से 48 घंटे तक मुंबई के बड़े इलाके में जोरदार बारिश हो सकती है। तापमान 28 डिग्री से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। इस टाइम पीरियड के लिए मछुआरों को निर्देश दिया गया है कि समुद्र तट से दूर रहे और मछली पकड़ने के लिए ना जाएं। सूअरों के आयात पर बैन के बाद अब नागालैंड सरकार ने कुत्तों के मांस को किया प्रतिबंधित। नागालैंड सरकार ने शुक्रवार को कुत्तों के मांस की बिक्री और सेवन पर रोक लगा दी। जानवरों के साथ क्रूरता को लेकर चिंताओं के बीच ये अहम फैसला लिया गया है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में संसदीय मामलों के मंत्री एन क्रोनू ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुत्तों के वाणिज्यिक आयात और व्यापार और कुत्तों के मांस की बिक्री को बैन कर दिया गया है। ये रोक कुत्ते के पके हुए और कच्चे दोनों तरह के मांस पर लगी है। राज्य के मुख्य सचिव तमजेन ताई ने भी ट्वीट कर सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। बैन की सूरत में राज्य के बाहर से सेवन के लिए कुत्तों को लाने का खतरा बढ़ गया था। सरकार के प्रवक्ता क्रोनू ने बताया कि मंत्रिमंडल को ये निर्णय इसी खतरे को देखते हुए और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के मुताबिक किया है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से सूअरों के वाणिज्यिक आयात और व्यापार पर प्रतिबंध लगाने का भी निर्णय लिया है। गौरतलब है कि क्षेत्र में स्वाइन फ्लू के प्रकोप के बाद राज्य से पहले ही सूअरों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था और मंत्रिमंडल ने इसे
मंजूरी दे दी थी। पूर्वोत्तर भारत के इस राज्य में कुत्ते का मांस खाने का चलन रहा है। लोग कुत्ते के मांस को उच्च पोषण का स्रोत मानकर खाते हैं। लद्दाख में चीन की नापाक हरकत पर भारत के साथ खड़ा हुआ दोस्त जापान। लद्दाख में भारतीय जमीन पर कब्जा करने की फिराक में लगे चीन के खिलाफ अब जापान भी भारत के साथ खड़ा हो गया है। जापान ने कहा कि वो नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति को बदलने वाली किसी भी एक तरफा प्रयास का विरोध करता है। जापान ने भारत के प्रयासों की सराहना की है और आशा जताई है कि इस पूरे मुद्दे का शांतिपूर्वक समाधान होगा। जापान के भारत में दूत सतोशी सुजुकी ने भारतीय विदेश सचिव HV श्रृंगला से मुलाकात के बाद ये बयान जारी किया। उन्होंने ट्वीट किया, मेरी विदेश सचिव HV श्रृंगला से अच्छी बातचीत हुई। LAC पर श्रृंगला की ओर से दी गई जानकारी की और भारत सरकार के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों की मैं प्रशंसा करता हूं। जापान आशा करता है कि इस विवाद का शांतिपूर्वक समाधान होगा। 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा विकास दुबे अभी भी फरार। यूपी पुलिस की 100 टीमें कर रही है तलाश। कानपुर देहात में हुए एनकाउंटर में 8 पुलिसकर्मियों की जान लेने वाले हिस्ट्री शेयर विकास दुबे और उसके साथियों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। घटना के 24 घंटे बाद भी वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसकी तलाशी के लिए बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। यूपी पुलिस ने इसका सुराग देने वाले को 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विकास की तलाशी के लिए पूरे राज्य में STF समेत यूपी पुलिस की करीब 100 टीमों ने तलाशी अभियान चलाया है, लेकिन अभी तक इस गैंगस्टर का पता नहीं चल पाया। पुलिस ने उसके गांव वाले घर में भी छापा मारा और मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी जांच की जा रही है। इससे पहले विकास की धरपकड़ के लिए कानपुर देहात में भी उसके रिश्तेदारों के घर छापेमारी की थी। कानपुर देहात की पुलिस ने उसके चाचा बृजकिशोर दुबे के घर पर भी छापेमारी की। छापेमारी के लिए रसूलाबाद कोतवाली इंस्पेक्टर के साथ पुलिस बल मौजूद था। विकास के चाचा का घर रूसलाबाद कोतवाली क्षेत्र के रसूलाबाद कस्बे में है। विकास के साथ हुए मुठभेड़ में 8 पुलिस जवानों की शहादत के बाद उसकी मां ने भी अपने बेटे को मारने को कहा। विकास की मां ने कहा है कि उनके बेटे ने बहुत बुरा किया और अगर वो सरेंडर नहीं करता है तो पुलिस उसको भी एनकाउंटर में मार दे। वहीं पुलिसकर्मियों की शहादत पर शोक जताते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। योगी ने साथ ही सभी शहीदों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए की राशि का भी ऐलान किया था। रेलवे ने किया ऐलान, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन कर्मचारियों का बदल सकता है कामकाज। इंडियन रेलवे ने आश्वासन दिया है किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में उसके कर्मचारियों का कामकाज कुछ बदल सकता है। जबकि एक दिन पहले ही रेलवे ने एक लेटर जारी कर अपने महाप्रबंधकों से कहा था कि वे रिक्तियों में 50% की कटौती करें और नए पदों का सृजन फिलहाल रोक दे। सम्मेलन में रेलवे बोर्ड के महानिदेशक आनंद S खाटी ने शुक्रवार को ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय रेल संख्या में कटौती नहीं कर रही, बल्कि सही व्यक्ति को सही काम दे रही है। भारतीय रेल में तकनीक के आने से कुछ लोगों का काम बदल सकता है। ऐसे में उन्हें नए काम का प्रशिक्षण दिया जाएगा, लेकिन किसी की नौकरी नहीं जाएगी। उन्होंने कहा, हम सही व्यक्ति को सही काम देंगे, नौकरी से नहीं निकालेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय रेल देश का सबसे बड़ा नियोक्ता बना रहेगा। हम बिना कौशल वाली नौकरियों से कौशल वाली नौकरियों की ओर जा रहे हैं। इसरो के मंगलयान में लगे कैमरे ने खींची मंगल के सबसे बड़े चंद्रमा की तस्वीर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के मंगलयान में लगे मार्स कलर कैमरे ने मंगल के सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर ली है। ये तस्वीर 1 जुलाई को ली गई, जब मंगलयान मंगल से करीब 7,200 किलोमीटर और फोबोस से करीब 4,200 किलोमीटर दूर था। इसरो ने तस्वीर के साथ एक अपडेट में कहा, 6 MCC फ्रेम से ली गई ये एक समग्र तस्वीर है और ये स्पष्ट है। इसरो के मुताबिक इस तस्वीर में अतीत में फोबोस से आकाशीय पिंडों के टकराने से बने विशाल गड्ढे भी दिख रहे हैं। ये है स्लोवास्की, रोश और गिल्डरिंग। इसरो के इस मिशन का उद्देश्य शुरू में 6 महीने के लिए ही था, लेकिन बाद में उसने कहा कि इसके कई सालों तक सेवा देने के लिए इसमें पर्याप्त मात्रा में ईंधन है। भारत ने 24 सितंबर 2014 को मार्स ऑर्बिटर मिशन को सफलतापूर्वक
सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लाल ग्रह की कक्षा में स्थापित कर दिया था। ये उपलब्धि पहली कोशिश में ही हासिल कर ली गई और इस तरह देश वहां पहुंचने वाला एक एलीट समूह में शामिल हो गया। इसरो ने 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV रॉकेट के जरिए इसका प्रक्षेपण किया था। इस मिशन में आई लागत 450 करोड़ रुपए है। मिशन का उद्देश्य मंगल की सतह और वहां खनिजों की संरचना का अध्ययन करना है। साथ ही वहां के वायुमंडल में मीथेन की पड़ताल करना भी है। मीथेन मंगल पर जीवन का संकेतक है। पीएम मोदी की लद्दाख यात्रा चीन को कूटनीतिक संदेश, भारत झुकने वाला नहीं है, हम माकूल जवाब देने में है सक्षम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक लेह लद्दाख जाकर सैनिकों को संबोधित करना चीन के लिए स्पष्ट कूटनीतिक संदेश समझा जा रहा है। जानकारों का मानना है कि भारत का रुख साफ है, वो विस्तारवाद की किसी भी मुहिम का डट कर विरोध करेगा। हमारी जमीन पर आंख उठाकर देखने वालों को स्पष्ट जवाब देने में भारत सक्षम है। विदेश मामलों के जानकार और पूर्व राजनयिक जी पार्थसारथी का कहना है कि प्रधानमंत्री की यात्रा सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के साथ चीन को साफ संदेश है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हर स्तर पर दूर की आशंका है। वहीं पार्थसारथी ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा में अपने लोगों के लिए संदेश है कि हम दृढ़ता से स्थिति का मुकाबला करेंगे। सेना को संदेश है कि देश आपके साथ है और देश आपकी ओर देख रहा है। चीन सहित दुनिया का संदेश है कि हम झुकने वाले नहीं हैं, दबाव में आने वाले नहीं हैं। और जहां तक हमारी जमीन का सवाल है, पार्थसारथी ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा का फैसला सोच समझकर किया गया है। हर स्तर पर आशंका को दूर करते हुए स्पष्ट संकेत है कि भारत सक्षम है। DRDO का फैसला अपने कोविड अस्पताल के वार्डों को देगा शहीद सैनिकों के नाम। अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि DRDO ने दिल्ली में न्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल के विभिन्न वार्डों को नया नाम देने का फैसला लिया है और ये नाम गलवान घाटी में चीनी सैनिकों का सामना करते हुए शहीद हुए जवानों की याद में दिया जाएगा। DRDO चेयरमैन के टेक्नोलॉजी एडवाइजर संजीव जोशी ने बताया, 15 जून को गलवान घाटी में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में DRDO ने ये फैसला लिया है। सेंटर तैयार है और रविवार को गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन करेंगे। पूरी तरह एयर कंडीशन किए गए इस सेंटर में 1000 बेड के साथ विशेष ICU बेड भी होंगे। यहाँ के ICU और वेंटिलेटर वार्ड का नाम शहीद कर्नल B संतोष बाबू वार्ड होगा। इस अस्पताल में रखरखाव के लिए डॉक्टरों समेत 2000 से अधिक इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस व अन्य सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान तैनात किए गए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को लद्दाख के लेह में उस जगह का दौरा किया जहां देश के 20 जवानों ने सीमा पर 15 जून को चीनी सेना से डटकर सामना करते हुए जान की कुर्बानी दे दी। केंद्रीय मंत्री निशंक ने लिया बड़ा फैसला, सितंबर में होंगी जेईई मेंस, एडवांस और नीट की परीक्षाएं। दिल्ली सहित देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने जेईई मेंस और नीट की जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को टाल दिया है। अब ये परीक्षाएं सितंबर में होंगी। इसके साथ ही जेईई एडवांस की भी परीक्षा अब सितंबर में ही होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। फिलहाल ये परीक्षाएं जुलाई और अगस्त में अलग अलग तारीखों पर प्रस्तावित थी। इसके साथ ही ये भी साफ हो गया है कि IIT सहित दूसरे सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में नया शैक्षणिक सत्र अब सितंबर के बाद ही शुरू हो सकेगा। जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं को मंत्रालय ने टाल दिया। कमेटी की सिफारिश पर ये फैसला लिया गया। साथ ही इन परीक्षाओं के लिए जो नई तारीखें घोषित की है उसके तहत जेईई मेंस की परीक्षा अब 1 से 6 सितंबर के बीच होगी, जबकि जेईई एडवांस की परीक्षा अब 27 सितंबर को होगी। वहीं नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होगी। इस बीच निशंक ने छात्रों से परीक्षाओं की तैयारी के लिए मिले इस समय को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का सुझाव दिया है। केरल के सीएम विजयन बोले, भारत में इटालियन मरीन्स केस ना चल पाना है दुर्भाग्यपूर्ण। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शुक्रवार को कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इटली के 9 सैनिकों का ट्रायल भारत में नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सुप्रीम कोर्ट से मामले को वापस लेने के पक्ष में नहीं है। विजयन की प्रतिक्रिया नीदरलैंड के हेग में स्थायी न्यायालय के पंचायत के फैसले के एक दिन बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि केरल के तट पर 2012 में भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी 2 इतालवी नौसैनिकों पर भारत में
में केस नहीं चलेगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसने फैसला स्वीकार कर लिया है और मामले को बंद करने की मांग की है। आर्बिट्रेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारत इटली से मुआवजे का दावा करने का हकदार है और उसने कहा कि दोनों नौसैनिकों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया था। इसके परिणाम स्वरूप इटली ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑफ द सी के तहत भारत के नेविगेशन की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया। साथ ही विजयन ने कहा कि मुआवजे के बारे में उन्होंने क्या कहा। मुआवजे को सुनिश्चित करने के लिए देश को कड़े कदम उठाने होंगे। राज्य मामले को बंद करने में सहमत नहीं है। हम केंद्र सरकार को इस मामले में राज्य की भावना के बारे में सूचित करेंगे। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी याचिका में कहा कि अपील के बिना मामले में ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम है। नीदरलैंड्स के हेग में आर्बिट्रेशन कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि इटालियन मरीन मैक्सिमिलियानो लोटेरो और सल्वाटोर गिरोन पर भारत में केस नहीं चलेगा। ट्रिब्यूनल ने कहा कि नौसैनिक प्रतिरक्षा के हकदार हैं और ये भारत को उन पर अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने से रोकता है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वो इतालवी मरीन द्वारा 2 मछुआरों की हत्याओं में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले को स्वीकार और पालन करता है। ट्रिब्यूनल ने इटली में केस चलाने का फैसला सुनाया है। फैक्ट्रियों में मजदूरों की मांग बढ़ी। गुजरात, कर्नाटक, पंजाब जाने वाली ट्रेनों में भरकर पहुंच रहे हैं कामगार। लंबे लॉकडाउन के बाद अब देश के औद्योगिक केंद्रों में कामकाज धीरे धीरे शुरू हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान घर लौट चुके मजदूरों ने फैक्ट्रियों में कामकाज के लिए पहुंचने लगे हैं। जमशेदपुर, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, बेंगलुरु और अमृतसर तक चलने वाली ट्रेनें भरी हुई चल रही हैं। इन प्रवासी मजदूरों को ज़्यादा वेतन देकर बुलाया जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक अपने गृह राज्यों में इन मजदूरों को रोजगार मिलने की उम्मीद नहीं है। रोजगार मिल भी जाए तो मजदूरी बहुत कम होगी। ये मजदूर अपनी अपनी साइट के मैनेजरों से संपर्क में हैं। इन्हें जैसे जैसे बुलावा आ रहा है वे फैक्ट्रियों में लौट रहे हैं। कई फैक्ट्री मालिक मजदूरों के आने जाने का किराया भी दे रहे हैं। साथ ही बोनस और अतिरिक्त छुट्टी का ऑफर भी मिल रहा है। पिछले दिनों फैक्ट्री मालिकों ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी भी लिखी थी जहां से सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर काम करने के लिए आते हैं। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक राज्यों की ओर जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में इजाफे से ये साफ हो गया है। प्रवासी मजदूर अब काम की जगहों पर लौटने लगे हैं। मजदूरों को उम्मीद है कि श्रमिकों की संख्या में कमी की वजह से उन्हें ज़्यादा मजदूर मिलेंगे। प्रवासी मजदूरों को बुलाने के लिए कंपनियां कई तरीके अपना रही है। इनमें ग्राम प्रधान को भरोसे में लेने से लेकर प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा का वादा भी शामिल है। खेल मंत्रालय जूनियर खिलाड़ियों के लिए शुरू करेगा टॉप्स योजना। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार 2028 तक ओलंपिक चैंपियन तैयार करने के उद्देश्य से जल्द ही देश में जूनियर एथलीटों के लिए लक्ष्य ओलंपिक पोडियम कार्यक्रम शुरू करेगी। रिजिजू ने फिट है तो हिट है फिट इंडिया वेबिनार के दौरान इस बारे में घोषणा की। इस वेबिनार में मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल, ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने भी भाग लिया। खेल मंत्री ने कहा कि ये हर भारतीय का सपना है और मैं इसे हकीकत में बदलना चाहता हूँ। ओलंपिक सबसे बड़ा खेल आयोजन है और जब पदक तालिका में भारत का नाम नहीं होता तो काफ़ी दुख होता है। उन्होंने कहा कि हमने अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की है। हमने बड़ा आधार बनाया है। फिलहाल टॉप्स की योजना ओलंपिक में पदक की संभावना वाले सीनियर एथलीटों के लिए है, लेकिन हम जल्द ही जूनियर खिलाड़ियों के लिए भी टॉप्स योजना शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए 10 से 12 साल की प्रतिभा की पहचान कर उन्हें अपनाएगी। उन्होंने कहा कि हम उनकी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे और 2028 ओलंपिक तक उन्हें पदक की संभावना के रूप में तैयार करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम क्षमता पहचान सकते हैं तो सरकार उन्हें संवारने में पूरा ध्यान रखेगी ताकि वे 2024 पेरिस और 2028 लॉस एंजलिस के लिए तैयार हो सके। अगर सरकार उन्हें अपने संरक्षण में रखेगी तो उनके माता पिता को भी कोई चिंता नहीं होगी। इंग्लैंड को मिली राहत भरी खबर। ऑलराउंडर सैम करन की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव।
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए शुक्रवार को राहत भरी खबर आई। टीम के ऑलराउंडर सैम कुरन को शुक्रवार को कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया है। वो जल्द ही ट्रेनिंग पर लौटेंगे। कुरन बुधवार को बीमार होने के बाद एजेस बाउल स्टेडियम के एक कमरे में सेल्फ आइसोलेशन में चले गए थे। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि वो 1 या 2 दिन में ट्रेनिंग पर लौटेंगे। बुखार की वजह से कुरन ने टीम का 3 दिन का अभ्यास मैच मिस कर दिया था। अभ्यास मैच में जोस बटलर की टीम का हिस्सा थे और पहले दिन नाबाद 15 रन बनाए थे। उन्हें हालांकि उसी रात बुखार और डायरिया भी हो गया था। ईसीबी ने कहा कि वो डॉक्टर की निगरानी में है और अब उनकी टीम के अन्य सदस्यों के साथ रविवार को दोबारा टेस्ट होगा। 23 जून से 30 सदस्यीय इंग्लैंड टीम एजेस बाउल में अभ्यास कर रही है। इंग्लैंड को वेस्टइंडीज के साथ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। दिवंगत भाजपा नेता अरुण जेटली के बेटे रोहन की दावेदारी हुई मजबूत, मिलेगी डीडीसीए की कमान। दिवंगत भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के पुत्र रोहन को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी कि डीडीसीए का अध्यक्ष बनाने के लिए सचिव विनोद तिहारा का गुट आगे आया है। दिल्ली हाई कोर्ट के 6 पदों पर उपचुनाव के आदेश के बाद दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई थी। इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और डीडीसीए के पूर्व अध्यक्ष इसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष और डीडीसीए के पूर्व उपाध्यक्ष सीके खन्ना गुट ने वर्तमान सचिव विनोद तिहारा से हाथ मिला लिया था। दोनों गुटों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर ली थी। सीके खन्ना की पत्नी शशि खन्ना अध्यक्ष पद की प्रबल उम्मीदवार थी, लेकिन डीडीसीए के पूर्व अध्यक्ष और बीसीसीआई के पूर्व उपाध्यक्ष अरुण जेटली के पुत्र रोहन के इच्छा जताने के बाद मामला पलट गया। डीडीसीए के वर्तमान सचिव विनोद तिहारा, पूर्व अध्यक्ष एसपी बंसल और पूर्व संयुक्त सचिव दिनेश शर्मा ने शुक्रवार को रोहन से उनके घर में मुलाकात की और अध्यक्ष पद के लिए उन्हें समर्थन भी दिया। सूत्रों के मुताबिक सीके खन्ना भी शनिवार को रोहन से मिल सकते हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक सीके खन्ना भी आज रोहन से मिल सकते हैं। दिनेश शर्मा ने कहा कि हमने रोहन को अध्यक्ष पद के लिए समर्थन दिया है। हम चाहते हैं कि अरुण जेटली स्टेडियम को विश्व स्तरीय बनाने के लिए रोहन आगे आए। यही नहीं, सभी लोग एकजुट होकर उन्हें निर्विरोध निर्वाचित करने में भी मदद करें। इससे आपस में लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे और दिल्ली क्रिकेट सही दिशा में आगे बढ़ सकेगा। सीके खन्ना भी डीडीसीए के वरिष्ठ सदस्य हैं और उन्हें भी पूरा मान सम्मान मिलना चाहिए। जब सीके खन्ना से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरी बैठक प्रस्तावित है, लेकिन अभी समय तय नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी इस मामले में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पबजी मोबाइल के चक्कर में नाबालिग ने खर्च किए 16 लाख रुपए। यूजर्स के बीच पहले से ही काफी लोकप्रिय है पबजी मोबाइल। आए दिन यूजर्स के बीच खासा लोकप्रिय है पबजी मोबाइल और आए दिन इसकी लोकप्रियता बढ़ती चली जा रही है। सेंसर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि वैश्विक महामारी के दौर में इस गेम की लोकप्रियता में काफ़ी इजाफा देखा गया है, लेकिन गेमिंग के चक्कर में कोई लाखों रुपए खर्च कर सकता है। ये एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आई है, लेकिन ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें एक 17 वर्षीय लेकिन ऐसा मामला हाल में ही सामने आया है जिसमें एक 17 वर्षीय बच्चे ने पबजी मोबाइल खेलते समय अपने माता पिता के अकाउंट से 16 लाख रुपए खर्च कर दिए। ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें एक 17 वर्षीय बच्चे ने पबजी मोबाइल खेलते समय अपने माता पिता के अकाउंट से 16 लाख रुपए खर्च कर दिए और उन्हें पता भी नहीं चला। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि पंजाब के एक 17 वर्षीय बच्चे ने पबजी मोबाइल खेलते समय अपने माता पिता के अकाउंट से 16 लाख रुपए खर्च कर दिए। बच्चों ने इन पैसे को पबजी मोबाइल अकाउंट अपग्रेड करने और गेमिंग के दौरान शॉपिंग करने के लिए खर्च कर दिया। इस किशोर से इन पैसों से अपने और अपने साथियों के लिए इन ऐप शॉपिंग की थी, लेकिन इन पैसों के खर्च होने की भनक उसके पेरेंट्स को नहीं हुई। उन्हें बैंक स्टेटमेंट्स देखने के बाद ये झटका लगा। रिपोर्ट्स में बताया गया कि इस बच्चे के पिता एक सरकारी कर्मचारी है और उन्होंने बीमार का इलाज कराने के लिए ये पैसे इकट्ठे किए थे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बच्चे के पिता एक सरकारी कर्मचारी है और उन्होंने बीमारी का इलाज कराने के लिए ये पैसे इकट्ठा किए थे, जो कि उनकी जिंदगी भर की कमाई थी। रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि ये बच्चा अपनी मां के साथ रहता था और पिता कहीं बाहर पोस्टेड थे। ऐसे में मां के फोन के बैंक के लेन देन से जुड़े मैसेज आते थे। बच्चे ने 16 लाख रुपए खर्च करने के बाद मां की मोबाइल से उन मैसेजेस को भी डिलीट कर दिया था। पेरेंट्स को लगा कि बच्चा लॉकडाउन की वजह से स्मार्टफोन का उपयोग ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कर रहा है। तुलसा के बाद राष्ट्रपति की डकोटा यात्रा भी चर्चा में। स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेंगे ट्रंप। अमेरिका में कोरोना महामारी के प्रबल प्रकोप के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज दक्षिण डकोटा में 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। तुलसा चुनावी रैली के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की डकोटा यात्रा भी सुर्खियों में है। कोरोना का टीका बनाने में जुटा WHO। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के नतीजे जल्द। कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने के लिए दुनिया भर में परीक्षण चल रहे हैं। कई जगह इसका क्लिनिकल ट्रायल भी शुरू हो चुका है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्लिनिकल ट्रायल के प्रारंभिक नतीजे 2 हफ्ते के भीतर आने की उम्मीद जताई है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि संगठन की तरफ से जिस दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है उसके नतीजे 2 हफ्तों में आने की उम्मीद है। ये दवा कोविड-19 के इलाज में प्रभावी हो सकती है। WHO के आपात स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रमुख माइक रियान ने कहा कि अभी ये कहना उचित नहीं होगा कि कोविड-19 वैक्सीन कब तक व्यापक पैमाने पर वितरित करने के लिए तैयार हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस साल के अंत तक वैक्सीन के आने की पूरी उम्मीद है। मुंबई आतंकी हमला, हिरासत में ही रहेगा आरोपी तैमूर राणा। भारत ने यूएस से किया है प्रत्यर्पण का अनुरोध। अमेरिका की एक अदालत ने पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तैमूर राणा की हिरासत जारी रखने का आदेश दिया है, जिसे भारत ने 2008 के मुंबई आतंकवादी हमला मामले में उसकी संलिप्तता के लिए एक भगोड़ा घोषित किया है। राणा को हाल में भारत के एक प्रत्यर्पण अनुरोध पर 10 जून को लॉस एंजलिस में फिर से गिरफ्तार किया गया था। भारत ने राणा को 2008 मुंबई आतंकवादी हमले में उसकी संलिप्तता के लिए उसके प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था। उस हमले में 6 अमेरिकी नागरिकों सहित 166 लोग मारे गए थे। उसे भारत में एक भगोड़ा घोषित कर दिया गया। एक संघीय जिला अदालत ने बृहस्पतिवार को उसकी जमानत पर अगली सुनवाई की तिथि 21 अगस्त तय की। वहीं मजिस्ट्रेट न्यायाधीश जैकुलिन के समक्ष उसके प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई में लॉस एंजलिस की अमेरिकी जिला अदालत ने आदेश दिया कि तैमूर हुसैन राणा को 21 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई तक अस्थायी तौर पर हिरासत में रखा जाए। अमेरिका ने राणा की जमानत का विरोध किया है। सहायक अमेरिकी अटॉर्नी जॉन जे लुल्सियन ने कहा, जमानत प्रदान करने से राणा की अदालत से उपस्थिति की गारंटी नहीं होगी। जमानत देने से अमेरिका के विदेश संबंधों के मामले में शर्मिंदा होने की आशंका होगी। इससे भारत के साथ उसके संबंध प्रभावित हो सकते हैं। किम जोंग का दावा, उत्तर अमेरिका में कोरोना का एक भी मामला नहीं है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने फिर से दावा किया है कि उत्तर कोरिया में कोविड-19 का एक भी मामला नहीं। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक गुरुवार को पार्टी की बैठक में उन्होंने कहा कि दुनिया में स्वास्थ्य संकट पैदा होने के बावजूद देश ने संक्रमण के खतरे को रोक रखा है। इसके साथ ही किम जोंग ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है और आग्रह किया है कि जरा सी लापरवाही से बड़ा संकट पैदा हो सकता है। हालांकि भले ही उत्तर कोरिया बार बार दावा कर रहा है कि वहां पर संक्रमण का कोई मामला नहीं है, लेकिन कमजोर स्वास्थ्य सुविधाओं और चीन से नजदीकी को देखते हुए दूसरे देशों को उसके इस दावे पर भरोसा नहीं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए उत्तर कोरिया ने इस साल की शुरुआत में सीमा पर सभी तरह के यातायात को बंद कर दिया। पर्यटकों के आने पर पाबंदी लगा दी गई और किसी भी तरह के लक्षण पाए जाने पर लोगों को अलग रखा जाने लगा। विशेषज्ञों का कहना है कि देश में लगाए गए लॉकडाउन का अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। परमाणु हथियार और मिसाइल कार्यक्रमों की वजह से देश पहले से ही अमेरिकी पाबंदी का सामना कर रहा है।
केसीएनए के मुताबिक वर्कर्स पार्टी के पोलित ब्यूरो की बैठक के दौरान किम ने बिना कोई ढील दिए अधिकतम सतर्कता बरतने पर जोर दिया, क्योंकि पड़ोसी देशों में संक्रमण फैलता जा रहा है। धन्यवाद। आगे की और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ इन लाइव 24 न्यूज़ चैनल में, और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं और साथ ही वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।